नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्लास 8 की एनसीईआरटी। ठीक है, हिस्ट्री क्लास 8 की, जिसमें भाग 2 पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में तो क्या है कि 2 किताबें हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 6 चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं और इसका पार्ट 2 का जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 9 चैप्टर है। इसके बाद 3 चैप्टर और बचते हैं। ठीक है, इसके बाद कलाओं के बारे में, वो ब्रिटेन की कला के बारे में है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस पर छोटा सा ये वीडियो हम देखेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसके आगे बात करते हैं महिलाएं जो थी, ठीक है, उनकी जाति, उसके बाद महिलाओं की कैसी हालत थी वो भी देखते हैं हम। जातियों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें सुधार क्या क्या हुए, कौन कौन आए, इन्होंने क्या क्या सुधार किया। ठीक है, अब वो थोड़ा गला ठीक नहीं, इसलिए 1-2 दिन वीडियो आप लोग को मिल भी नहीं पाया। ठीक है, थोड़ी तकलीफ हो रही है बोलने में, थोड़ा गला ठीक नहीं, ठंड की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही है। तो देखो बात करते हैं अगर महिलाओं की, तो देखो महिलाओं की हालत की अगर हम बात करें आज के परिप्रेक्ष्य में और 200 साल पहले की बात करें हम, 200 साल पहले महिलाओं की हालत कैसी थी आप ये सोच के देखो, और आज के महिलाओं की हालत कैसी है ये सोच के देखो आप। मैं कल्पना कराने की कोशिश करता हूँ आपको। आज की महिलाएं क्या कर सकती हैं? ऑफिस जा सकती हैं। आज की महिलाएं पढ़ सकती हैं। शादी की उम्र क्या है? 21 साल नहीं, 18 साल। ठीक है, 21 साल मेल की है और 18 साल फीमेल की है। उसके साथ साथ जो विधवा महिलाएं हैं वो शादी कर सकती है, हाँ कर सकती है। हस्बैंड मरने के बाद शादी कर सकती है। पहले क्या होता था, पहले ऐसा हो पाता था, उस पर भी चर्चा करेंगे कि हो पाता था कि नहीं हो पाता था। ठीक है, आज के टाइम पे अंतरजातीय विवाह होती हैं, होता है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आपके पास होंगे। ठीक है, अंतरजातीय विवाह भी होते हैं। आज के टाइम पे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी जो महिलाओं का क्या हो, धीरे धीरे देखोगे तो आप, मतलब ठीक है, समाज में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, मतलब पुरुषों के बराबर इक्वलेंट उनके क्या। अब आज के टाइम में बात क्या करें, समानता की बात करी जाती है। सबरीमाला का केस हाल फिलहाल में हुआ, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये हमारी जो लैंगिक समानता है उसका क्या है, विरोध करता है, हमारे संविधान का विरोध करता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं को भी मंदिर में जाने का मतलब क्या हो, नहीं, सबरीमाला मंदिर में उनको अनुमति मिलनी चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि 10 साल से 50 साल की जो औरतें होती थी, जिनको पीरियड्स होते थे या माहवारी जिसको बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में कहा जाता था कि ये लोग अस्वच्छ, मतलब स्वच्छ नहीं होती, अपवित्र होती, ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता था कि इनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाल फिलहाल में उसमें इंटरव्यू मिल गई लोगों को। ठीक है, 42 साल की महिला को इंटरव्यू मिली, एक 44 साल की महिला को इंटरव्यू मिली, तो ठीक है, एक समानता ये दिखाता है कि समाज में महिलाओं की जो, मतलब आज के टाइम में महिलाओं की बात करें तो उनको पुरुषों के बराबर क्या सम्मान और दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात करें 200 साल पहले क्या हालत था। अब देखो 200 साल पहले क्या महिला जॉब करती थी? नहीं, घरेलू काम करती थी। जो भी काम करती थी वो घर में सूत काटना जो भी है, सारे काम घर में करती थी, घर से बाहर नहीं जाती थी, रात को ऑफिस से नहीं आती थी। आज के टाइम में रात को ऑफिस से आ सकते हो, 10 बजे 12 बजे आ सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दूसरा, हस्बैंड अगर ऑफ हो गया, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसको क्या होना पड़ता था, सती होना पड़ता था। सती प्रथा आपने पढ़ी होगी। ठीक है, सती प्रथा का अंत होता है तो उस टाइम क्या होता था, सती होना पड़ता था। आपका हस्बैंड गुजर गया तो आपको सती होना पड़ेगा। विधवाओं का कोई इज्जत नहीं हुआ करता था। विधवा अगर हो आप तो आपको सती होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। अगर आप सती नहीं हो पाते किसी कारणवश तो आपको बहुत ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती थी। ये सारे थे। प्लस उनको एक तरह से दास समझा जाता था, दासी, मतलब जिसमें इसको आगे चल के क्या होता है कि समाज को भी कई जातियों में बांट देता है। यहाँ पे जाति भी है ना, तो मैं इसको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। हायरार्की इसको बोलते हैं, जाति व्यवस्था की हायरार्की। ठीक है, इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। पहले में आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने निकाला दोस्तों, और ब्राह्मणों ने अपने ऊपर सबसे ऊपर अपने आप को रखा। इसके बाद क्षत्रिय आते थे, क्षत्रिय के बाद शूद्र आते थे, वैश्य आते थे, वैश्य और शूद्र, इनको वैश्य बोला जाता था। इसका शूद्र आते थे। ठीक है, ये अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे और ये पंडित विद्वान अपने आप को समझते थे लोग। इसको क्षत्रिय आते थे, वो अपने आप को क्या रक्षक मानते थे, लोगों के रक्षक मानते थे, लोगों की रक्षा करने वाला मानते थे। ये लड़ाके लोग थे, लड़ते थे लोगों से, ये लोग क्षत्रिय होते थे। वैश्य क्या होते थे, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये जितने होते हैं व्यापारी, इनको वैश्य की कैटेगरी में माना जाता था। ठीक है, ये क्या कि सेवाएं देते थे लोगों को, ये माना जाता था कि इनसे नीचे है। उसके नीचे लोग आते थे, शूद्र माना जाता था। जो लोग नीचे जाति के लोग होते थे या जिनको एक हायरार्की बना दिया गया कि आप शूद्र जाति के हैं, आप अगर गरीब हैं तो आपको उस जाति में ढकेल दिया गया। इनको ये माना था कि शूद्र लोग हैं, अपने ऊपर के लोगों की सेवा के लिए बने हैं, मतलब ब्राह्मणों की सेवा के लिए बने हैं, क्षत्रिय की सेवा के लिए बने हैं, वैश्य की सेवा के लिए बने हैं, ये कहा जाता था। और ये भी इनकी सेवा के लिए बने हैं, ऐसा भी कहा जाता था। ठीक है, बट इनकी हालत थोड़ी ठीक थी, इनकी हालत सबसे खराब थी। अब होता क्या था, अगर कोई ब्राह्मण का कुआं है, तो उस ब्राह्मण के कुएं पे ये जाके वहाँ से पानी नहीं ले सकते थे, एक लोटा तक पानी नहीं सकते थे, ब्राह्मण का बर्तन तक इनको छूने की मनाही थी। ब्राह्मण के घर में अगर आ गए ये लोग तो ब्राह्मण का घर अपवित्र हो जाता था। ऐसी प्रथाएं पहले थी 200 साल पहले। आज अगर ऐसा रहेगा तो सोचो कैसा
कैसा फील होगा लोगों को, कैसा संसार हो जाएगा आज के टाइम पे, ठीक है। तो देखो मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, कोई पर्सनली ना ले। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हुए होते हैं जो पर्सनली लेते हैं, मैं पर्सनली लेना ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो किताब में लिखा वो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो देखो सती प्रथा हो गई, जाति व्यवस्था हो गई, ठीक है। महिलाओं का दर्जा नहीं दिया जाता था, महिलाओं को इन शूद्रों के समान ही समझा जाता था, मतलब महिलाओं की भी हालत यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ पे महिलाओं को भी ऐड कर सकते हो। महिलाओं की भी हालत जो थी वो सबसे नीचे तबके में थी, सबसे नीचे तबके में भी महिलाओं की हालत थी। इनको एक तरह से दास समझा जाता था, स्लेव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आपने अमेरिका क्रांति के समय स्लेवरी सुना होगा, तो इनको स्लेव समझा जाता था, दास समझा जाता था। तो इनका भी क्या था, ये इतने ज़्यादा शोषण होता था। और आज के टाइम पे कंपेयर करके देख लो, शादी के बाद अगर आप अत्याचार कर रहे हो वाइफ पे तो क्या हो जाते हैं, केस हो जाते हैं, जमानत नहीं होती, ठीक है। दहेज प्रथा के एक्ट लग जाते हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। एक और बड़ी चीज़, पुरुषों को, हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, 200 साल पहले एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त थी। मतलब अगर पुरुष चाहे तो 1 से 2 पत्नियाँ रख सकता था, लेकिन पत्नी 1 से ज़्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती थी, ठीक है। ये पहले प्रथा नहीं थी, तो ये भी थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसके बाद उसमें क्या होता है, हस्बैंड 1 से ज़्यादा नहीं रखता। अभी पुरुषों में है, मतलब मुसलमानों में है अभी, बट देखो आगे क्या होता है, उसमें हो सकता है 1 हो जाए आगे चल के, बट वो आगे देखने की बातें हैं, आगे क्या होता है उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे सुधार हुए, मतलब मुस्लिम बोर्ड में बहुत सारे सुधार हुए। पहले जो उसमें कुरीतियाँ थी उसको धीरे धीरे उन लोगों ने दूर किया, कोशिश की कि चीज़ें क्या हो अच्छी हो जाए। जैसे 3 तलाक की बात की जाती है, 3 तलाक अभी आया, ठीक है। वो भी अगर पास हो जाता है तो वो भी एक्ट बन जाएगा, लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में अटका हुआ है, उसको भी हम आगे चल के देखेंगे क्या होता है उसके साथ। देखो हुआ क्या कि महिलाओं की हालत सुधरी। अब यहाँ मैं आज के टाइम में देखो तो महिला की हालत बहुत सुधर चुकी है। तो इसके लिए क्या क्या लोगों ने किया, क्या क्या किया, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। अब देखो अंग्रेज जब यहाँ पे आए ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे पढ़ना लिखना, मतलब यहाँ की लैंग्वेज सीखना चालू कर दिया। जब यहाँ पे इन्होंने यहाँ की लैंग्वेजेस सीखी, यहाँ के लोगों को जाना, जब ये सती प्रथा जैसे कानून देखा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत है यार। मतलब महिलाओं को क्या करते हैं लोग, जला देते हैं, ठीक है। वोटिंग राइट्स की एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं था किसी को, किसी मामले में। यहाँ पे आज वोट भी दे सकते हो आप, जब से हम आज़ाद हुए तब से वोट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो अंग्रेजों को लगा यार ये तो बहुत ही गलत प्रथा चलाते हैं ये लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंधविश्वासों में लोग जीते हैं, और मेरे हिसाब से मतलब उनको लगा कि ये सारी चीज़ें गलत है। लेकिन अब वो डायरेक्टली यहाँ के समाज में चेंजेस नहीं कर सकते थे। रीजन ये थे कि अगर ये डायरेक्टली अगर चेंज करते दोस्तों तो क्या होता है, यहाँ के समाज भड़क जाता, और हो सकता था कि उनको विद्रोहों का क्या करना पड़ता, सामना करना पड़ता। तो वो बुरा तो मानते थे लेकिन पूरी तरह से वो रोक नहीं पाए उस चीज़ को। फिर धीरे धीरे समाज में बहुत सारे लोग आए, एक एक करके उनके बारे में हम पढ़ते हैं और उन्होंने चेंजेस क्या क्या किए। सबसे पहले बात करते दोस्तों हम आज, ठीक है, राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इनका टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों तो ये थे आपको 1772 से लेकर 1833 तक। 72 था यहाँ पे। देखो ये टाइमलाइन याद करने की जरूरत नहीं है कि कब तक जीवित रहे, ये पूछा भी नहीं जाएगा। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसको ब्रह्म भी बोलते हैं, ब्रह्मो समाज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, कहीं कि आपको ब्रह्मो मिल जाएगा, कहीं कि ब्रह्म मिल जाएगा। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना की, ठीक है, या ब्रह्म भी लिख लीजिएगा यहाँ पे आप ऑब्लिक करके, कहीं कि आपको ब्रह्म मिल जाएगा, कहीं कहीं ब्रह्मो मिल जाएगा। यह स्थापना की थी दोस्तों 1828 में, कहीं कि आपको 1830 भी देखा हुआ मिल जाएगा। मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, जहाँ आपको जो मिल जाए वहाँ पे टिक मार दीजिएगा। दोनों एक साथ पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये 1828 कहा जाता है, बहुत सारी किताबों में आपको 2830 भी मिल जाएगा। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सती प्रथा का बहुत ज़्यादा विरोध किया। ब्रह्म समाज स्थापना के इसके तहत उन्होंने कहा सती प्रथा की बहुत ही जोरदार तरीके से एकदम इन्होंने इसका विरोध किया। बोला ये बहुत ही गलत है, इसको बंद करना है। प्लस दूसरा इन्होंने कहा कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए इन कंपेयर टू क्या, इनको सती करने से अच्छा है, ठीक है। अब सोचो आपके हस्बैंड आपका कहीं लड़ाई करने गया, वहाँ मर गया, अब उसमें उनकी क्या गलती थी, आप सोच के देखिए एक बार। दूसरा ये भी होता था कि कुछ एक ऐसे ही पक्ष थे जो कहते थे कि नहीं महिलाओं को नहीं पढ़ाना, मतलब पढ़ना उड़ना नहीं है, इनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। क्यों कहते थे, अगर महिलाएं पढ़ेंगे तो हस्बैंड की उम्र कम हो जाती है। ऐसी मतलब अंधविश्वास था उस टाइम पे लोगों का कि महिलाएं अगर पढ़ लेंगी तो उनके हस्बैंड का एज कम हो जाएगा। आज के टाइम पे अब क्या बोलूँ मैं, मतलब सारे हस्बैंड डरते हैं वाइफ से, वो अलग केस है, ठीक है। मतलब उसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हम। तो देखो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, इसके अंतर्गत इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने विधवा विवाह, मतलब
पुनर्विवाह का उन्होंने क्या किया, एक मतलब वो कहा कि पुनर्विवाह महिलाओं का होना चाहिए इन कंपेयर टू सती प्रथा। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ों का क्या किया, मतलब इन चीज़ों को बढ़ावा देने की बात कही। ठीक है, महिलाओं की समानता की बात कही। उसके साथ साथ सती नाम कहाँ से आया, सती का मतलब दोस्तों होता था सदाचारी। तो आप ये भी याद रखिएगा सती नाम कैसे पढ़ा, सती का मतलब होता है सदाचारी। सदाचारी का मतलब जो मानता हो बातों को। ठीक है, सदाचारी महिला बोलते थे इसको, मतलब हस्बैंड के लिए जीना, हस्बैंड के लिए ही मरना। ठीक है, अपने हस्बैंड में ही प्यार, जो भी सम्मान, जो भी चीज़ें करना, हस्बैंड के लिए करना, हस्बैंड के लिए मरना, हस्बैंड के लिए जीना, ये सारी चीज़ें इसमें कही जाती थी। तो वो भी मैंने आपको बता दिया सदाचारी का मतलब क्या होता था। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और समाज में एकता समानता की बात कही थी, महिलाओं को उत्थान के लिए इन्होंने बातें कही थी। ठीक है, तो याद रखिए कब इसकी ब्रह्म समाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो याद रखिए 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगले पढ़ते हैं हम। उसके बाद दोस्तों सदाचारी पढ़ ली हमने। अब हुआ क्या कि 1828 के मतलब 18वीं सदी का जब चल रहा था, 18वीं सदी से जब आगे बढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस, आपको पता है पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस वगैरह भी ले आए थे, फिर अंग्रेज आ गए, तो धीरे धीरे अखबार भी छपना चालू हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, अखबार लाना चालू कर दिया, न्यूज़ फैलाना चालू कर दिया। तो लोगों में धीरे धीरे क्या हुआ, जागरूकता बढ़ने लगी, लोग समझदार होने लगे। तो उनको लगा यार सती प्रथा बंद होना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कानून लाया, बेंटिंग ने बंद कराई थी। तो आगे चल के हम सती प्रथा मतलब डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सती प्रथा पर रोक लगी। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगी तो उसमें भी दो पक्ष थे, एक समर्थक एक विरोधी। देखो, एक तो विरोध करता था कि नहीं हो, सती प्रथा को क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो इसको आप कह सकते हो सती प्रथा का विरोधी, मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सती प्रथा का विरोध करते थे ये लोग, तो इसको मान सकते हो कि सती प्रथा को खत्म करने की बात करते थे। ये कहता था नहीं, सती प्रथा क्या होना चाहिए, होना चाहिए, समर्थन करता था सती प्रथा का। अब इसमें बात कर लेते हैं, ये लोग क्या कहते थे। जो समर्थन करता था वो कहता था कि नहीं, महिलाओं को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ये कहता था। अगर महिलाएं ज़्यादा पढ़ लेंगी तो क्या होंगे, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाएगी, ऐसी बातें कहते थे। और उन्होंने एक चीज़ और कही, जो उसमें कहते थे कि महिलाएं जो होती ना भरोसे के लायक नहीं होती थी। ये कहते थे ये लोग कि महिलाएं जो है भरोसे के लायक नहीं होती थी, इसलिए समर्थन करते थे कि क्या होना चाहिए, कि सती प्रथा होना चाहिए, महिलाओं का भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसी बातें कहते थे। लेकिन जो विरोधी दल था वो कहता था कि इनके साथ क्या हुआ, असमानता होनी चाहिए पुरुषों के साथ। दूसरा ये, जो लोग ये कहते थे ना महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि बार पढ़ा के तो देखो, अगर आपका टक्कर ना दे तो कहना। उन्होंने कहा आपको ऐसा भी हो सकता है, लगता हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमारे से आगे निकल जाए, या आपको ये भी डर लगता होगा। ठीक है, तो इन्होंने एक चीज़ कही कि इनको एक बार पढ़ा के तो देखो, इनको मौका भी तो मिलना चाहिए। आपने मौका बिना दिए ही कैसे किसी चीज़ का विरोध कर सकते हो, एटलीस्ट इनको मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी दलीलें दी गई। बाद में क्या हुआ, सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है, तो ठीक है, सती प्रथा खत्म कर दी गई इस प्रथा को 1829 में। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, 1828 में बेंटिंग ने लगाई थी। ठीक है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में, तो वहाँ पे हम एक बार फिर से रिवीजन होगा तो इसको हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसके आगे देखो, अब स्वामी विवेकानंद भी आते हैं, सरस्वती नंद आते हैं, दोनों लोग आते हैं, देखे करके उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं। तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, अगर दयानंद सरस्वती की बात करें तो उसमें इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को। तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को। ठीक है, ये शायद यूपीएससी के मैच ऑफ द फॉलोइंग में एक साथ क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, स्थापना कब की, 10 अप्रैल 1875 को। इसको हिंदू सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। इन्होंने भी यही सारी चीज़ें कही, विधवा विवाह की बात की, सती प्रथा की बातें की। ठीक है, ऐसी प्रथाएं जो मतलब कुरीति प्रथा तो रोक लगा दी गई थी, लेकिन बहुत सारी जगह पर तब भी चल रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरी तरह से हर जगह से खत्म होना चाहिए। महिला को उत्थान की बात की, लोगों की बराबरी की बात की। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मतलब एक उनके द्वारा एक रचित ग्रंथ था जिसको क्या कहते थे, सत्यार्थ प्रकाश। तो ये भी याद रखिएगा, इनके द्वारा रचित ग्रंथ था, तो ये भी याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश था। तो हो सकता है कभी पूछ ले तो आप ये भी याद रखें, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा रचित की गई थी, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने क्या की था, इसको हिंदू सुधार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा, हिंदू सुधार आंदोलन।
जिसको हिंदू सुधार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को, हिंदू सुधार आंदोलन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसको क्या बोलते थे, सत्यार्थ प्रकाश। तो आप ये भी याद रखिए कि इनको जो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे उसको क्या बोलते थे, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। अभी क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद देखो एक पर्सन आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों से कहा कि नहीं जो विधवाएं होती है ना उनका विवाह होना चाहिए। देखो रोक तो 1829 में लगा दिया सती प्रथा पे, लेकिन इनके विवाह पुनर्विवाह कौन करे इनसे, ये समस्या थी, ठीक है। कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, तो कैसे होगा। तो फिर इन्होंने क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, विधवा विवाह की बात की, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा नीचे, दिख रहा है। इन्होंने विधवा विवाह की बात कही। इन्होंने कहा विधवाओं का क्या होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। जब इन्होंने अंग्रेजों को कहा तो अंग्रेज तो पहले से खुन्नस खाए बैठे थे कि यार सती प्रथा तुम लोग क्या गलत है, विधवा विवाह होना चाहिए, ये इन्होंने कहा। लेकिन कोई कहे तो इनकी तरफ से तो कोई लड़ना चाहिए, तब ये तो समाज से ही थे, मतलब हम लोग के जैसे ही लोग थे। तो जब इन्होंने विरोध किया तो लोग लगा नहीं ये सही कह रहे होंगे, अगर पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग तो सही कह रहे होंगे। अंग्रेजों ने खटाक से कहा नहीं चलो ये भी अबोलिश करते हैं, ये भी बंद करते हैं, अब ये भी विधवा विवाह भी अब हो जाएगा, ठीक है। जो लोग कह रहे थे विधवा विवाह नहीं होगा, अब उसको कानून बना दिया गया और कहा गया कि विधवा विवाह भी अब से होगा। जब जो औरतें विधवा हो जाती हैं अब उनकी भी क्या होंगी, शादियाँ होंगी, ठीक है। तो ये इनकी देन थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो 1856 में क्या हुआ, कानून पारित कर दिया गया। 1856 में विधवा विवाह कानून पारित कर दिया गया, तो उसके बाद विवाह अब कर सकते थे। उसके बाद 1829 में क्या हुआ, एक और अधिनियम आता है 1829 में एक अधिनियम आता है जिसमें कहा जाता है दोस्तों कि जो फीमेल है ना और मेल है, अगर मेल को 18 साल एज होनी चाहिए शादी के लिए और फीमेल को कितनी होनी चाहिए, 16 साल, ठीक है। ये चीज़ कही गई, अगर मेल 18 साल का है तब शादी होगी उसकी और फीमेल 16 साल की है तब शादी होगी। जो बाद में आज के टाइम पे कितना है, मेल की 21 साल कर दी गई आज के टाइम पे और फीमेल की 18 साल कर दी गई है। ये आज है, ये पहले था, पहले मतलब 1929 था शायद, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 1929 था, लेट मी सी, ठीक है। ये था आपका हाँ 1929 में था, ठीक है। 18 साल मेल के लिए एज थी, फीमेल के लिए 16 साल आज। और उसके बाद मेल की बात करें आज के टाइम में तो 21 साल है और 18 साल है, तब आप क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। उसके बाद एक और समाज की स्थापना होती है प्रार्थना समाज, ठीक है। देखो हमने आर्य समाज पढ़ लिया, दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। उसके बाद आगे चल के एक और प्रथा स्टैब्लिश होती है जिसको हम बोलते हैं प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज के बारे में भी दोस्तों देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। प्रार्थना वही वाला है, प्रेयर वाला, प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज की बात करें दोस्तों तो इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 31 मार्च, ठीक है, 1867 को बम्बई में हुआ था। और जो 2 पर्सन ने किया था इसको मिलके, एक तो आत्माराम पांडुरंग, एक पर्सन ये थे। दूसरे थे दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे। गोविंद रानाडे का नाम आपने बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, गोविंद रानाडे, ठीक है, रा है ये रानाडे। इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। ये लोग देखो ईश्वर में विश्वास रखते थे, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये लोग क्या करते थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे। दूसरा ये कि देखो इन्होंने क्या कहा, जाति प्रथा, बाल विवाह और मूर्ति पूजा का इन्होंने लेकिन विरोध किया। प्रार्थना समाज के लोग क्या करते थे, देखो प्रार्थना समाज की पहले तो स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1867 में। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लोग ईश्वर को मानते थे, ईश्वर को ये लोग मानते थे, लेकिन किसका विरोध करते थे लोग। देखो विरोध किसका करते थे दोस्तों, ये लोग विरोध करते थे बाल विवाह की। अभी हमने एज बता दी आपको, बाल विवाह का ये लोग क्या करते थे, विरोध करते थे। कहते थे बाल विवाह नहीं होगा, मूर्ति पूजा नहीं होगा, मतलब भगवान की पूजा तो होगी लेकिन मूर्ति पूजा नहीं होगा,
ठीक है, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, ऐसे क्या है इन्होंने प्रथा, जाति प्रथा के भी ये लोग घोर विरोधी थे। ऐसी प्रथाओं का इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था। तो प्रार्थना समाज भी आप याद रखिएगा, प्रार्थना समाज ईश्वर में विश्वास रखता था, प्रार्थना समाज ईश्वर में विश्वास रखता था, प्लस ये लोग बाल विवाह, सती प्रथा और जाति प्रथा, इन सारी चीज़ों के क्या थे, घोर विरोधी थे। अब हुआ क्यों, देखो 19वीं शताब्दी के आसपास आते हुए मैंने आपको इससे पहले ही पढ़ा था कि क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है, कहाँ पे, ब्रिटेन में। यहाँ पे मशीनें भी बैठाई जाती हैं तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जो लोग मतलब कृषि वगैरह करते हैं वो भी लग जाते हैं। जो लोग बाकी लोग होते हैं, जो लोग कताई बुनाई काम करते हैं, उनके पास कुछ रोजगार नहीं होता, तो बहुत सारे लोग मॉरिशस भागते हैं, वेस्ट इंडीज, जो इंडीज़ वाला बात बोलते हैं, उधर भागते हैं। इंडोनेशिया आज के टाइम में बात करते हैं, उधर भागते हैं। फिजी एक प्लेस है जहाँ हिंदी बोली जाती है। फिजी आपने नाम सुना होगा, फिजी में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, वहाँ की मातृभाषा भी हिंदी है शायद, वहाँ पे हिंदी लोग बोलते हैं। क्यों, वो जो उदास, जो पहले के गरीब थे, वो भाग भाग के जो वहाँ पे गए बसे, हमारे पूर्वज भी हैं। वेस्ट इंडीज़ में बात करें, जो वेस्ट इंडीज़ की टीम क्रिकेट खेलती है, वो हमारे पूर्वज जैसे ही हैं वो, ठीक है, यहाँ से लोग गए हुए बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉरिशस की तो भाषा ही हिंदी है, वहाँ के जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो सारे लोग थे जो वहाँ पे जाके दास बन गए अंग्रेजों के टाइम पे, वही सारे लोग आज हमारे वहाँ पे क्या है, जो हमारे पूर्वज हैं, वही सारे लोग वहाँ पे जाके बड़े हुए, उनकी पीढ़ियाँ आगे आगे बढ़ती चली गई, ठीक है। तो मॉरिशस में आप जाएंगे तो मॉरिशस में आपको टोटली हिंदी मिलेगा। छोटा सा महाद्वीप है, अफ्रीका के जस्ट इस साइड है और इंडिया के इस साइड है, ठीक है, अरब सागर में है वो। तो अगर आप कभी जाने का मौका मिले तो प्लीज़ जाइएगा, आपको वहाँ पे बहुत ऐसा लगेगा आप घर में ही हैं, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या हुआ है, हिंदी में बोली जाती हैं, ठीक है। तो लगभग हमने सारी बातें कर ली हैं और एक पर्सन रह गया इसमें, ठीक है, इसमें एक पर्सन रह गया ज्योतिराव फुले, उनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना रह गया। तो दोस्तों वो पढ़ लेते हैं, इसके बाद चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। अब ज्योतिराव फुले की बात करें, देखिए ज्योतिराव फुले दोस्तों ये एक आर्य थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी शिक्षा जो ली थी, शिक्षा ली इन्होंने जो मदरसे, मतलब वो अंग्रेजों के द्वारा मदरसे बनाए गए थे ना, उसमें इन्होंने शिक्षा ली। उसके अलावा मैंने इसके पहले देखो आपको बताया था कि कल इन्होंने दो स्थापना की थी, एक तो हिंदू विद्यालय की स्थापना की थी बनारस में, और इसके अलावा इन्होंने एक मदरसा भी स्थापित किया था और एंग्लो इंडियन कॉलेज में स्थापना किया था, वो भी मैंने आपको बता रखा है पहले, ठीक है। अब ज्योतिराव फुले की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था 1827 से 1890 था, 1827 से लेके 1890 था, ठीक है। इनका ये डेट ऑफ बर्थ याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कब से कब करेंगे। इन्होंने क्या किया, 1827 में इन्होंने, ठीक है, 1827 से लेकर 1890, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मतलब ईसाई धर्म वाले जो स्कूल होते थे उससे शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद इन्होंने बहुत सारी और किताबें पढ़ी, जो उनको नॉलेज हुआ। तो इन्होंने कहा देखो मैं तो आर्य हूँ, और आर्य कौन थे, आर्य जो थे ईरान वगैरह साइड से भाग के आए थे, मतलब भाग के इन द सेंस आके यहाँ पे रूल किया उन्होंने। जो यहाँ पे गरीब लोग थे या जो शासक थे उनको अपना क्या बना, अपने अधीन किया, उनको दास बनाया, और इंडिया में कहने लगे क्या कि तो आप हमारे निम्न जाति के लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो हम जो आर्य बात करते हैं, जो क्षत्रिय बात करते हैं, हमने हायरार्की बनाई थी अभी आपको, उन्होंने आर्यों की बात की, जो पंडित और ये लोग थे आर्य थे। आर्यों को बोला, ये आर्यों को उन्होंने खुद क्रिटिसाइज किया, बोला कि हम तो यहाँ के हैं ही नहीं परमानेंट तो ये हैं जिनको हम नीचे के शूद्र बोलते हैं, ये लोग परमानेंट है, इनकी इज्जत हमें ज़्यादा करनी चाहिए। ये कहा किसने, ज्योतिराव फुले ने कहा। ये खुद एक आर्य थे, ठीक है। इन्होंने कहा हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, हमारे पूर्वज यहाँ के नहीं थे, हमारे पूर्वज आके यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, राज किया था, तो हमको यहाँ परमानेंट हुआ ही नहीं। हम परमानेंट कौन हुए, परमानेंट ये पर्सन हुए जो सबसे नीचे कैटेगरी में था। इन्होंने इनकी वकालत की और इनको कहा कि इनको क्या होना चाहिए, समाज में सबसे ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। इनकी वकालत की थी इन्होंने, और इन्हीं की एवज में क्या किया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। जाति समानता की बात को समर्थन दिया इन्होंने, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो याद रखिएगा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 24 सितंबर 1873 को, 24 सितंबर 1873 को, ठीक है। तो 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना की। देखो मैंने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। राजा राम मोहन नायर ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, ठीक है। उसके बाद स्वामी सरस्वती नंद ने, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था, उन्होंने 1875 में किसकी स्थापना की थी दोस्तों, 1875 में उन्होंने
आपका आर्य समाज की स्थापना की, जिसको हिंदू सुधार आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। तो पहला आपको याद रखना ब्रह्म समाज 1828 में हुआ, उसके बाद 1875 में आर्य समाज हुआ, दयानंद सरस्वती ने किया था, पहले आपको राजा राम मोहन राय ने किया था। तीसरी बात करें तो प्रार्थना समाज, जिसमें आत्मारंग, पांडुरंग और महादेव गोविंद रानड़े ने की थी। कब की थी? 31 मार्च 1867 को क्या किया था उन्होंने, इसकी स्थापना की थी। तीनों देखो तो एक तरह से हिंदुओं के लिए ही था। उसके चौथे की बात करें, चौथा आपने जस्ट अभी पढ़ा, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले ने की। यहाँ पे क्या की इन्होंने, जातीय समानता की बात कही थी, जातीय समानता की बात कही, ठीक है। ये देखो चारों जो मैंने आपको इनके द्वारा बैठाए गए मतलब बनाई गई चीज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।